हेलो फ्रेंड्स, डेटा स्ट्रक्चर के लेक्चर नंबर 4 में आपका स्वागत है। इस लेक्चर में आज का हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ डेटा स्ट्रक्चर। टाइप्स ऑफ डेटा स्ट्रक्चर कहने का मतलब क्या है? जब भी डेटा के स्ट्रक्चर की हम बात करते हैं तो हम ये मान के चलते हैं कि हमारा ये कंप्यूटर सिस्टम है और इस सिस्टम के अंदर हमने प्रोग्राम लगा रखा है। लेकिन इस प्रोग्राम को जो भी हम डेटा देंगे उनका फॉर्मेट क्या होगा, वो किस तरीके से डिज़ाइन किए गए हैं, और इस डेटा को हम, क्योंकि डेटा का अगर डिज़ाइन हमको नहीं पता होगा, उनका फॉर्मेट नहीं पता होगा, तो प्रोसेसिंग में हमको प्रॉब्लम आने वाली है। तो इस स्थिति से बचने के लिए हम डेटा स्ट्रक्चर की बात करते हैं, और इस वीडियो लेक्चर का मुख्य मकसद हमारा यही है कि इसमें हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि कितने तरीके से डेटा का अरेंजमेंट आप कर सकते हैं मेमोरी में, किस तरीके से अरेंजमेंट डेटा का करेंगे, यही हमारा डेटा का स्ट्रक्चर। तो इस स्ट्रक्चर में सबसे पहले अगर हम बारी बारी से करें तो सबसे पहला स्ट्रक्चर देखिए है जिसको हम बोलते हैं ट्री। और ट्री अलग अलग तरीके के हो सकते हैं। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं बाइनरी ट्री की। तो बाइनरी ट्री कहने का मतलब है कि डेटा में कोई ऊपर में इनको हम बोलते हैं नोड, और इस नोड के बाद ये जो उनके हैं, जिसको हम चाइल्ड नोड, इसको पेरेंट नोड बोल सकते हैं, इसको चाइल्ड नोड बोलते हैं, और इनको लीफ नोड बोला जाता है। तो ये ट्री का स्ट्रक्चर है। अभी हम स्ट्रक्चर की बात करें, डिटेल तो बाइनरी ट्री ये आगे लेक्चर में आएगा, उसमें हम डिटेल देखेंगे कि इनमें कौन कौन से टर्म हमारे पास आएंगे। लेकिन इस नोड या बाइनरी ट्री स्ट्रक्चर को अगर हम देखें तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्या है? सबसे पहले नोड, और इस नोड के साथ लिंक टू अदर नोड, इन्हीं बात को हम ध्यान में रखते हैं। हमारे पास एक नोड होगा, उस नोड के साथ दूसरे जो भी नोड जुड़े हुए हैं उनके लिंक को हमको एस्टेब्लिश करना पड़ेगा, इनको स्टोर करना पड़ेगा। अदरवाइज अगर लिंक ब्रेकअप हो जाए तो ये ट्री ही ब्रेक हो जाएगा, तो हमारे डेटा के इंटरनल रिलेशन में प्रॉब्लम आ सकती है। तो इस तरह के स्ट्रक्चर को जब भी हम हैंडल करेंगे अपने प्रोग्रामिंग में, तो हम हमेशा ही नोड और उनके बीच के जो एज हैं नोड को जोड़ने के लिए, उन पर हम विशेष ध्यान रखेंगे, तभी हम इसका प्रॉपर हैंडलिंग कर सकते हैं। ये अलग बात है कि इसी ट्री से आप थोड़ा सा अगर रिस्ट्रिक्शन को लिफ्ट कर दिया जाए तो इसके बाद ग्राफ भी इसी स्ट्रक्चर में आता है। ग्राफ के लिए अलग स्ट्रक्चर की बात हम नहीं करते हैं। एक्चुअल में चाहे हम ट्री की बात करें या ग्राफ की है, ये एक स्पेशल टाइप के डेटा स्ट्रक्चर है और जिस पर स्पेशल तरह के फंक्शन अप्लीकेबल है। लेकिन हर केस में हमें इस पूरे डेटा स्ट्रक्चर में जिस भी नोड की बात करें, नोड और उससे एसोसिएटेड लिंक को हमेशा ही मेंटेन करने की ज़रूरत पड़ेगी। जब भी प्रोग्राम हम बनाएंगे तो इस कॉन्सेप्ट को हमें हमेशा ध्यान में रखना पड़ेगा। अब दूसरे स्ट्रक्चर को देखें जिसको हम बोलते हैं स्टैक। स्टैक को जनरली हम लोग बोलते हैं जीरो एड्रेस डेटाबेस। जीरो एड्रेस डेटाबेस का मतलब क्या है? ये स्टैक तो एक से ऊपर एक, आप इस तरह से विचार कर सकते हैं कि वन इंडेड स्ट्रक्चर है ये। यहाँ पर अलग अलग मेमोरी के पॉइंट होंगे, यहाँ पर डेटा इन भी करेगा और आउट भी होगा, लेकिन एक ही डायरेक्शन से। बोतल नेक की तरह है, जैसे बोतल में अगर कुछ डालना है तो उसके नेक से ही डाल सकते हैं, निकालना भी है तो उधर से ही निकालेंगे। तो बोतल नेक का स्ट्रक्चर है। इस स्ट्रक्चर में कोई भी ऑपरेशन जब हम परफॉर्म करने की बात करेंगे तो यहाँ पर लिमिटेड ऑपरेशन होंगे। यहाँ पर हम ऑपरेशन की बात अगर करते हैं तो पुश या पॉप की बात करते हैं। पुश कहने का मतलब इसमें रखना और पॉप का मतलब निकालना। यहाँ पुश या पॉप ऑपरेशन में सबसे बड़ी बात है, जीरो एड्रेस का मतलब क्या है कि किसी भी लोकेशन में जब भी कोई डेटा रखा जाता है कंप्यूटर के अंदर, तो उस डेटा के विषय में एक बात तो स्पष्ट है कि हम मेमोरी लोकेशन की बात होगी। जब भी सी के प्रोग्रामिंग
आपने सीखा है तो एम्परसेंड तो याद ही होगा। एड्रेस ऑफ वेरिएबल, तो एड्रेस ऑफ वेरिएबल मतलब एड्रेस को कहीं ना कहीं स्पेसिफाई करते हैं, चाहे हम करें या हमारा कंपाइलर करे, ऑपरेटिंग सिस्टम करे, कहीं ना कहीं एड्रेस की बात होती है। लेकिन स्टैक के केस में एड्रेस की बात नहीं होती है। एड्रेस को डिफाइन कर दीजिए, जब भी एड्रेस में रखा जाएगा तो यहाँ पे सबसे लोअर लोकेशन में रखा जाएगा, और कोई भी डेटा रखने के बाद स्टैक ऊपर की ओर बढ़ जाएगा, क्योंकि इधर से निकलने का तो कोई रास्ता है नहीं। तो डेटा यहाँ पर रखते जाएंगे, ज़रूरत पड़ेगा तो वहीं से निकालेंगे, एक ही पॉइंट पर डेटा रखेंगे और वहीं से डेटा निकालेंगे। तो किसी एड्रेस की ज़रूरत यहाँ नहीं पड़ती है। ये थोड़ा सा सिंपल स्ट्रक्चर है, और ख़ास करके ये लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है। ये तो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने देखा था। इसके बाद आता है मैट्रिक्स। मैट्रिक्स एक तरह से क्या है, 2 डायमेंशनल एरे है। आप उसको एरे के साथ भी जोड़ सकते हैं। देखिए ये हमारा एरे है। तो एरे का कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर एक ही टाइप के वेरिएबल बहुत ज़्यादा वेरिएबल हो, इसको आप इस तरह से देखें कि मान लेते हैं हम लिखते हैं इंट ए, तो कंप्यूटर का प्रोग्राम क्या करता है, वो कहीं ना कहीं मेमोरी लोकेशन में एक ब्लॉक एलोकेट करता है, उसके नाम को ए से रिप्रेजेंट कर देता है। किसी न किसी एड्रेस पर होगा, कहीं ना कहीं मेमोरी के अंदर होगा। अगर इस तरह के 50 वेरिएबल बनाने हो तो हमको 50 अलग अलग नाम देने होंगे, ABCDEFGH। अब उतने नाम को याद रखना, उनको प्रोसेस करना बहुत ही डिफ़िकल्ट टास्क है, अगर खास करके तब जब 50 एक ही तरह के, एक ही टाइप के वेरिएबल हो। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर एरे की बात करते हैं, और एरे जितना भी वेरिएबल हो उतना हम लिख सकते हैं। अगर 10 लोकेशन में एलोकेट करना हो एक ही साथ कंटिन्यूअस में, तो आप एरे का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर 100 करना हो तो सिंपल एक जीरो आप यहाँ बढ़ा दें, तो देखिए कि स्पेस हमारा 100 एलिमेंट के लिए रिजर्व हो गया। तो स्पेस रिजर्वेशन की अगर हम बात करें, अगर एक ही तरह के सिमिलर डेटा टाइप के लिए स्पेस एलोकेशन की बात होगी तो हमारे लिए एरे है। और इसी में अगर 2 डायमेंशनल की बात हम करें, टेबुलर स्ट्रक्चर की बात करें, तो उस तरह के डेटा को स्टोर करने के लिए फिर हमको 2 डायमेंशनल एरे, जिसको हम मैट्रिक्स बोलते हैं। तो मैट्रिक्स या एरे के विषय में तो अच्छी तरह से सारे बच्चे परिचित होते हैं, आप उसको समझ जाएंगे। इसके बाद आता है, अब यहाँ पर देखिए लिंक लिस्ट, जो अभी हमने यहाँ बात की थी। बाइनरी ट्री में नोड और उसके लिंक की बात कर रहे थे, तो ये लिंक को रिप्रेजेंट करता है लिंक लिस्ट। मतलब जब भी डेटा अगर कंटिन्यूअस नहीं हो, कंटिन्यूअस कहने का मतलब है कि अगर हमारे पास इस तरह का मेमोरी लोकेशन हो और हमारे पास कंटिन्यूअस एलोकेशन ना हो डेटा का, तो हम अलग अलग भी कर सकते हैं। अब ये अलग है कि आइटम नंबर 1 इनका लिंक यहाँ दे दिए आइटम 2, और इस आइटम 2 के बाद लिंक यहाँ दे दिए I3। इस तरह का एलोकेशन अगर हो जहाँ पर मेमोरी को रन टाइम में एडजस्ट करने की ज़रूरत होगी, या बाद के समय में हम अलग अलग लोकेशन पर डेटा को स्टोर कर दें, तो उनके लिंक को एस्टेब्लिश करने के लिए हम लिंक लिस्ट की बात करते हैं। तो लिंक लिस्ट भी एक डेटा स्ट्रक्चर है, और इस स्ट्रक्चर में हमारे पास थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाती है कि एक बार एलोकेशन के बाद प्रोग्राम में सीधे बदलाव करके मेमोरी एलोकेशन बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। आप लिंक लिस्ट से जब भी चाहे तो नोड ऐड कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, और आसानी से प्रोग्रामिंग में हम लोग देखेंगे कि कैसे हम नोड को ऐड करेंगे, कैसे नोड को डिलीट करेंगे। इसके बाद एक स्ट्रक्चर है स्पर्श ट्री। स्पर्श ट्री क्या है भाई? स्पर्श ट्री की अगर हम बात करें तो स्पर्श ट्री मैथमेटिक्स में आप इस बात को इस तरह से समझें कि मान लेते हैं हमारे पास कोई इस तरह का टेबुलर स्ट्रक्चर हो, मैट्रिक्स हो, इस मैट्रिक्स में 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 5, तो इसमें 20 एलिमेंट्स की बात होगी। सॉरी 5 × 6,
कि ये 30 एलिमेंट की बात होगी। इस 30 एलिमेंट में अगर हमारे पास डेटा कुछ ही एलिमेंट में हो, 5, 7, 8, 9, 1, तो हमारे पास स्पेस तो बहुत है, लेकिन इस स्पेस में अगर हम देखें कि बहुत कम ही एलिमेंट हैं जो स्पेस एक्यूपाई कर रहे हैं, तो इस तरह के मैट्रिक्स को ही हम बोलते हैं स्पर्स मैट्रिक्स। तो डेटा स्ट्रक्चर में इस बात का भी हम ध्यान रखते हैं कि स्पर्स मैट्रिक्स है तो इनका स्टोरेज, अब सारे एलिमेंट की बात तो नहीं, हमारे पास बहुत लिमिटेड डेटा है, तो इस लिमिटेड डेटा को स्टोर करने के लिए हम स्पर्स मैट्रिक्स का इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद हीप एक स्ट्रक्चर है। हीप स्ट्रक्चर एक्चुअल में ये बाइनरी ट्री की तरह ही होता है, अंतर सिर्फ इतना है कि इसमें हम एक ऑर्डर फिक्स कर देते हैं, कुछ रूल लगाते हैं इस बाइनरी ट्री में कि हमारा जैसे नोड इज ऑलवेज ग्रेटर देन इट्स चाइल्ड, या नोड इज लेस देन चाइल्ड। इस तरह का अगर ट्री स्ट्रक्चर, ये ट्री स्ट्रक्चर ही है और हमेशा बड़ा होगा, इससे छोटा अगर एलिमेंट हो, अगर हम वैल्यू की बात करें तो इस तरह से बना सकते हैं। अगर यहाँ 40 है तो इस तरह से ही बना लिया जाए, ज़्यादा बेटर है। तो अगर ये मैक्सिमम हीप है तो मैक्स हीप कहता है कि ये ऑलवेज मैक्सिमम होगा। यहाँ से आप 39 कर दें, 35 कर दें। अगर मीन नोड होगा तो यहाँ पर ये वैल्यू हमेशा ही अपने चिल्ड्रन से कम होगा। तो इस तरह का कोई स्ट्रक्चर अगर स्पेसिफाइड रूल हो तो उनको हम हीप स्ट्रक्चर बोलते हैं। अब हीप स्ट्रक्चर के बाद आप देखें हैश टेबल। हैश टेबल उस स्ट्रक्चर को बोलते हैं जिसमें हम डेटा को स्टोर करते हैं एक मैथमेटिकल हैश फंक्शन के थ्रू। तो हैशिंग भी एक स्पेशल डेटा स्ट्रक्चर है जिसमें डेटा को हम रखेंगे और कुछ मैथमेटिकल कैलकुलेशन के आधार पर हम डेटा की एड्रेसिंग करेंगे और उस एड्रेस को हम इजीली आइडेंटिफाई करें। तो इसको हम बोलते हैं हैश टेबल, और हैश टेबल के सहयोग से इस तरह के डेटा को हम मैनेज करते हैं अपने प्रोग्राम में। और सबसे लास्ट जो हमारा टर्म है वो है क्यू। तो क्यू से हम सब परिचित हैं। क्यू एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो लीनियर ऑर्डर में होगा। इस डायरेक्शन में है, आप इस डायरेक्शन में रखें, किसी डायरेक्शन में रखें। इस स्ट्रक्चर का मतलब है कि अगर मान लेते हैं यहाँ से कोई डेटा हम देते हैं 1 0 2 5 7, तो ये इनपुट लाइन हो गया और ये हमेशा आउटपुट लाइन होगा। तो इस स्ट्रक्चर में अगर आप गौर से देखें तो जब भी कोई डेटा आएगा तो इन पॉइंट में आएगा। मान लेते हैं खाली है तो यहाँ हमने डाल दिया। एक और वैल्यू है 7, अगर एंट्री करना है तो यहाँ से किसी को निकालना होगा। मान लेते हैं यहाँ 4 है, तो 4 निकालने का मतलब है कि जब भी निकलेगा तो ये बाहर जो सबसे पहले आया है वो पहले निकलेगा। इसको हम लोग बोलते हैं, इस क्यू स्ट्रक्चर को फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। जो पहले आया वो पहले प्रोसेस होगा, पहले आगे जाएगा। जो बाद में आया है उसके बाद अकॉर्डिंग टू देयर अराइवल हम एक क्यू बना देते हैं। और इस तरह का क्यू यहाँ फिगर में हम अगर देखें आप, तो आप आसानी से समझ सकते हैं कि यहाँ पर जब भी अगर आने का ये डायरेक्शन है तो ये निश्चित रूप से आउट पहले होगा, इसके बाद इनका नंबर होगा, फिर ये आएगा। मतलब सीक्वेंशियली वो आगे की ओर बढ़ता जाएगा। एक ऐसे स्ट्रक्चर की बात करें तो ये है क्यू। अगर पूरे डेटा स्ट्रक्चर को गौर से देखें तो हमें इन्हीं स्ट्रक्चर के विषय में डिटेल में पढ़ना है। तो डिटेल में पढ़ना क्या है भाई? तो जब स्ट्रक्चर की बात होती है तो स्ट्रक्चर में स्पेस एक्यूपाई होगा। उस स्पेस से डेटा को एक्सेस करना होगा ड्यूरिंग प्रोग्रामिंग। तो प्रोग्रामिंग जब के टाइम में अगर हम डेटा को एक्सेस करेंगे किसी पर्टिकुलर स्ट्रक्चर से, तो स्वाभाविक है कि डेटा को लाने ले जाने प्रोसेस करने में टाइम लगेगा। तो किसी भी डेटा स्ट्रक्चर को अध्ययन रीड करने का मतलब है, स्टडी करने का मतलब है कि उस डेटा स्ट्रक्चर में डेटा को एक्सेस करने में हमारा टाइम कितना कंज्यूम हो रहा है, उस पर अगर हम प्रोग्राम बनाए हैं तो उस प्रोग्राम को एक्सेस करने में कितना टाइम लग रहा है। दूसरा, उस डेटा स्ट्रक्चर में स्पेस कितना यूज किया जा रहा है।
मतलब हम किसी भी डेटा स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो इनको प्रोसेस करने के लिए पार्टिकुलर एल्गोरिदम की बात होगी, और उस एल्गोरिदम में हम इन 2 पॉइंट पर विशेष ध्यान देंगे, उसके टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। तो एक एक स्ट्रक्चर में टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी को पहले नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखने की कोशिश करेंगे, हम समझने की कोशिश करेंगे। उसके बाद फिर बारी बारी से सारे स्ट्रक्चर पर हम डिटेल डिस्कशन करेंगे। इस वीडियो में इतना ही। देखने के लिए धन्यवाद।